जी से कल जो है हमने पार्टिकल नेचर के दो प्रूफ पढ़े थे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और ब्लैक बॉडी रेडिएशन में ये प्रूव होता है कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। ठीक है। हम्म, लेकिन कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिनसे ना ऐसा लगता है कि लाइट पार्टिकल नहीं है, लाइट वेव नेचर है। ठीक है। तो जो वेव नेचर को सपोर्ट करती है वो कौन सी बात है? वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर ऑफ लाइट में एक फिनोमेना है जिसको हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। वेव को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? ऐसे करके। तो अगर दो वेव को आपस में हम मिलाएंगे तो ना दो टाइप की चीजें हो सकती है। कि एक तो भाई ये पॉजिटिव पॉजिटिव मिल जाएंगे और जो रिजल्टेंट वेव बनेगी जुड़ के बड़ी वेव बनेगी। ठीक है। और अगर ऐसी वेव हो और दूसरे वाली वेव जिसके साथ मैं इसको जोड़ रहा हूँ वो वाली ऐसी हो, दोनों में कोई फर्क लग रहा है? हम्म, उल्टी है ये, रिवर्स है। अपोजिट है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो इसके पॉजिटिव से इसका नेगेटिव जुड़ेगा, ऊपर वाला पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव मान लेते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो इसके नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ेगा अगर मैं इनको साथ में जोड़ूंगा तो। मतलब समझ लिए एक दूसरे के ऊपर ऐसे जुड़ती हैं ये। जब ये वाली दोनों जुड़ेंगी इसके इससे तो ये बड़ी हो जाएगी। हम्म, लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे को घटा देगी। जो रिजल्टेंट वेव आएगी उसमें वेव की अमाउंट कम हो जाएगी। अगर इक्वल इक्वल है, ये जमा और घटा बराबर थे, हम्म, तो जीरो ही हो जाएगी। तो वेव आपस में जब एक दूसरे से मिलती है तो एक दूसरे से ना इस तरह से ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट होती हैं। इसको अपन बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं इंटरफेरेंस। दो या दो से ज्यादा वेव जब आपस में मिलती हैं तो इसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। और इस वाली घटना को बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और इस वाली घटना को बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। एक एग्जांपल देता हूँ तब थोड़ा सा तेरे को समझ में आ जाएगा। जब जैसे अपन नहाने वाने जाते हैं तो पानी से बच्चे होते हैं ना, खेलते हैं। तूने भी खेला होगा भी। टप में पानी है तेरे पास और तूने उस पानी को ऐसे हाथ से घुमाया तूने। हम्म, अच्छा। अब उस पानी को घुमाते घुमाते घुमा रहे होते हैं तो पानी ऐसे घूमने लगता है। हम्म, किनारे की तरफ ऊपर की तरफ थोड़ा उड़ जाता है, बीच में से थोड़ा नीचे चला जाता है ना? हम्म, तूने एक चीज और की होगी, पानी को घुमाते घुमाते बीच में रिवर्स घुमाना शुरू कर दे। हम्म, तो जब रिवर्स घुमाना शुरू कर देते हैं तो क्या पानी तुरंत रिवर्स घूमना शुरू कर देता है? जो पहले पानी में तूने डिस्टरबेंस डाल रखी थी ना, वो पानी को एक डायरेक्शन में घुमा रही थी। हम्म, अब दूसरे वाले दूसरे डायरेक्शन में घुमा रही है। दोनों वेव है, वो वैसी ही डिस्टरबेंस को वेव कहते हैं, बस उसकी शेप सर्कुलर है। हम्म, और जो हम पत्थर फेंकते बनाते हैं वो एक लाइन में जारी होती है। हम्म, अब जैसे ही तू दूसरे डायरेक्शन में वेव डालता है तो दोनों वेव एक दूसरे को कैंसल करती हैं। ये होता है। हम्म, और पहले जीरो होता है, पहले पानी एक दूसरे से टकराएगा, रुकेगा, फिर धीरे धीरे दूसरी डायरेक्शन में घूमना शुरू, हम्म, क्योंकि तू और एनर्जी दे ही रहा है, हाथ से घुमाई। तो ये जो हमारे आसपास वेवों का जुड़ना घटना है, ये इंटरफेरेंस कहते हैं इसको। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव वेव ही ऐसा कर सकती है बस। समझ रहे बात को? हमने ना लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करके देखा और हमने देखा लैब में लाइट का भी इंटरफेरेंस होता है। ठीक है। दो लाइट की वेव्स आपस में जब मिलती हैं तो बिल्कुल इसी तरीके से जुड़ती घटती हैं जैसे कोई वेव जुड़ती घटती है। तो उससे ये माना जाता है कि लाइट का क्या नेचर है? वेव नेचर। समझा? ऐसे बहुत से साइंटिस्ट हैं, जैसे आइंस्टाइन है, को प्लैंक का नाम सुना तूने? ये तो वो लोग हो गए जो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पे बिलीव करते होंगे। लेकिन कई ऐसे भी साइंटिस्ट हैं जिनका नाम पता नहीं तूने सुना नहीं सुना, लेकिन वो वेव नेचर ऑफ लाइट पे बिलीव करते थे।
इसमें से एक आदमी था जैसे हाइगन्स था, ठीक है, हम्म, यंग्स था, ठीक है, ये सब नाम कम सुने होंगे लेकिन ये भी फेमस हो गया। तो अब इन लोगों ने इन लोगों का ये विश्वास था कि भाई लाइट जो है ना वो वेव नेचर, एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि लाइट ऐसे जुड़ती घटती, तो इसी से लगता है लाइट वेव। अभी और ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, वो वाली घटना जिसमें हम लाइट को चेक करते हैं ना लाइट वेव है कि नहीं है, उसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं हम, वो पढ़ेंगे हम फिजिक्स में जब हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे होंगे लाइट से रिलेटेड, ठीक है। हम्म, अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो बस इतना समझ ले कि इंटरफेरेंस एक ऐसी घटना होती है जिस घटना को कहते हैं जिसमें वेव आपस में ऐड होती है, जिसके दौरान वो एक दूसरे के साथ या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकती है, इंटरफेरेंस मतलब वेव का मिलना, या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर सकती है, ठीक है। अच्छा, एक और घटना है उसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं, इंटरफेरेंस जैसी होती है बस इसमें दो से ज्यादा वेव होती है, डिफ्रैक्शन। बिल्कुल ऐसी घटना है बस इसमें एक से ज्यादा दो से ज्यादा वेव आपस में जुड़ती घटती हैं। प्रूफ ये भी यही करता है कि लाइट का क्या नेचर है, वेव नेचर है, ठीक है। अब मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट डिस्कस नहीं कर रहा इसका, समझ आई बात, सिर्फ इसमें क्या होती है, हमें इसकी डेफिनेशन लिख लेता, ताकि ये डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख जाए, जब कभी फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वो पढ़ेंगे कि ये घटनाएं क्या थी ऑफ वेव ऑप्टिक्स में। तो अब फिनोमेना ऑफ इंटरफेयरिंग फेयरिंग टू waves of same frequency is called interference। थोड़ी सी मैंने एडिट करके भी देखी थी वीडियो, तो जो पेन से नहीं लिखा हुआ जो हम्म, उतना कम उतना सही से नहीं दिख रहा था उसमें, बोला भाई स्केच से लिखना पड़ेगा, लेकिन हाँ फोन से रिकॉर्ड रिकॉर्ड होगा तब तो सही आ जाएगा उसमें। हाँ उसमें फोटो पे करके ना। डिफ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट around corners of obstacle। कोई वस्तु से लाइट जब टकराती है तो उसके कोनों से मुड़ के पहुंच जाती है, आगे चली जाती है, इसको डिफ्रैक्शन बोलते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ भाई मैं इसके। इसके बाद ये खत्म होने, ये टॉपिक समझ ले वेव नेचर में, तेरे को बस इतना बताया कि दो घटनाएं ऐसी हैं जिससे प्रूव होता है कि भाई लाइट वेव है, हम्म, वो घटनाओं के नाम बताए, घटनाओं के अंदर नहीं गया अपन, लेकिन मान ले कि हाँ लाइट वेव नेचर है, ये भी इसके भी सबूत है। हम्म, आगे बढ़ना है ना, मैं तो वो पार्टिकल वहीं से शुरू हुई थी, हम मुझे कंक्लूड करना है। हम्म, तो लाइट के दोनों नेचर हो गए, वेव नेचर भी हो गए और पार्टिकल नेचर भी हो गए, समझ हम्म, रहे ना बात को। उसके बाद एक एक ही, अब लाइट वेव है या पार्टिकल है, ये सोचने वाली बात है। कुछ लोग कहते हैं वेव है, कुछ लोग कहते हैं पार्टिकल है, तो लाइट है क्या। तो एक बंदा हुआ उसका नाम था डी ब्रॉगले, उसने ना एक हाइपोथेसिस दी। हम्म, हाइपोथेसिस ऐसे ऐसा प्रिंसिपल होता है ना जिसको तू प्रूफ तो नहीं कर सकता, लेकिन वो हमेशा एक्यूरेट है, मतलब वो एक्सप्लेन तो कर रहा है सब कुछ, हम्म, बस तू उसको प्रूफ नहीं कर सकता, लेकिन वो करेक्ट होता है। तो ऐसी चीजों को, ऐसी बातों को बोलता है हाइपोथेसिस। तो डी ब्रॉगली ने एक हाइपोथेसिस दी कि ना, ये जो हम बोल रहे हैं ना भाई, लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है, या कोई चीज वेव है या कोई चीज पार्टिकल है, कल को बोलोगे इलेक्ट्रॉन वेव है या इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, तो ऐसा है कि दुनिया की हर चीज, हर पार्टिकल जब मूव करता है ना तो वो वेव हो जाता है। पार्टिकल भी रहता है, लेकिन जब वो मूव कर रहा होता है तो वो वेव भी होता है। और उसने बोला कि हर चीज के साथ है, ये मत सोचो लाइट है, दुनिया की हर चीज वेव भी है और पार्टिकल भी। तो
हाइपोथेसिस क्या है इसकी? a moving mass a moving mass a moving mass associated with a wave। कोई भी मूविंग चीज जो है, मास जो है, उसके साथ हमेशा एक क्या होती है, एक वेव होती है। whose wavelength is given by, जिसकी वेवलेंथ जो है वो इस फॉर्मूले से दी जाती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय। अब ये एच क्या है, ये लैम्डा क्या है, याद है तो ठीक है, नहीं तो वेवलेंथ है ये। यहाँ लास्ट में पढ़ाया था, एक वेव की जो लेंथ होती है इसको हम क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। तो हर चीज वेव है और उसकी वेवलेंथ इस फॉर्मूले से निकाल सकता है। ये एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। वी क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम कुछ नहीं होता, मोमेंटम होता है बस एम वी, मास इनटू वेलोसिटी। क्या है, दुनिया की हर चीज वेव है और उसकी वेवलेंथ तुम ऐसे निकाल सकते हो, है ना। तो अजीब सा लगता है सुन के ये बात कि यार हर चीज वेव है। मैं भी वेव हूँ क्या? अगर मैं भाग रहा हूँ तो क्या मैं भी वेव हो जाऊंगा? या मैं पार्टिकल? तुझे क्या लगता है मैं पार्टिकल हूँ, वेव हूँ? या कोई भी चीज पार्टिकल है ना भाई, पेन पार्टिकल है जो हमारी समझ है। तो अगर मैं भागूंगा तो भी तो मैं पार्टिकल ही तो रहूंगा। नहीं, कहता नहीं, अगर तू भागेगा तो वेव हो जाएगा। तो निकाल के देखता हूँ मैं, अगर मैं भागू तो मेरी वेवलेंथ क्या होगी। एक इलस्ट्रेशन दे। मान ले मेरा मास कितना होगा तेरे हिसाब से? कुछ भी मान लेते हैं। कुछ भी मान ले तो बता ना कितना होगा। 1 ग्राम? 5 ग्राम मान लेते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं मानते, इसलिए मैंने बोला मेरा मास, वरना मैं 5 ग्राम से नहीं शुरू करता। हम्म। 5 ग्राम का होऊंगा मैं। नहीं, अंदाजा ही लगाना है, लेकिन मान लेते हैं। थोड़ा आसपास वाला अंदाजा लगा। केजी में। हाँ, केजी में। 60 65। वेरी गुड। लेकिन क्योंकि मुझे ये बात भी तुझे बतानी है ना, इसीलिए मैं तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। हम्म। जो अपन तराजू पे नापते हैं उसको वेट कहते हैं। मौका मिलता है ना हर जगह वो टॉपिक बताने का, तो यहाँ मौका है कि मैं तुझे वेट और मास के बीच में डिफरेंस बता दूँ। हम्म। वेट जो है ना, जो तराजू पे नापते हैं, जो नंबर आता है उसे वेट कहते हैं। वेट एक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो। हम्म। ठीक है, यानी इसकी यूनिट क्या होगी, न्यूटन होगी। न्यूटन, एन से न्यूटन लिखते हैं। हम्म। तो वेट मास नहीं है, वेट फोर्स है। जो मुझे तराजू वाली वैल्यू बताएगा ना, तो वो मास की वैल्यू नहीं है, वो वेट की। हालांकि लोग उसको किलोग्राम बोल देते हैं। मैं 60 किलो का हूँ, मैं 100 किलो का हूँ, ये सामान 50 किलो का है, लेकिन ये जो किलो वर्ड बोल तो रहा है, लेकिन ये है वो फोर्स। थोड़ा जब लोग जिस भाषा में बात करते हैं ना, वो साइंस की भाषा से थोड़े गलत सलत सी हो रखी है। हम्म। अब तूने पॉलीथीन सुना है? उसका नाम होता है पॉलीइथीन, लेकिन लोग पॉलीथीन बोलते हैं ना उसको, ये खा जाते हैं। क्योंकि बस एक नाम बन गया, उनको मतलब समझ में आएगा जैसे, तो उसे नाम भी लेंगे। तो बिल्कुल उसी तरीके से ना, किलोग्राम है मास की यूनिट, लेकिन उसको हमने जनरलाइज कर दिया है। देखो, वेट अगर डब्ल्यू है ना, तो एम जी होता है फॉर्मूला। एम मास है, जी ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है ना। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जब कोई चीज ऊपर से नीचे की ओर गिरती है तो उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, तो यानी उसका भी क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है। कोई चीज अगर नीचे से ऊपर फेंकेगा तो उसकी स्पीड कम होती जाती है, यानी उसका डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण एक एक्सेलरेशन है। उसका मान ना निश्चित है, उसका मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये वैल्यू है अर्थ की ग्रेविटेशन की। कोई चीज ऊपर से नीचे गिरती है तो 1 सेकंड में उसकी इतनी वेलोसिटी चेंज होती है। कोई चीज नीचे से ऊपर जा रही होती है तो 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी इतनी कम होती चली जाती है। ठीक। तो अगर ये एम मास है, तो मुझे अगर वेट पता है तो एम हो जाएगा W/G। तराजू पे मैं तोलूंगा तो मेरा मान ले 10 आ गया, 50 आ गया। किलोग्राम बोलते हैं उसको, किलोग्राम की जगह असली यूनिट क्या है उसकी, न्यूटन। ठीक है।
किलोग्राम बोल रहा है तो तुझे वेट बोलना पड़ेगा, इसका वेट है इतने किलोग्राम, तब लगेगा कि हाँ ये वेट के बारे में किलोग्राम की बात कर रहे हैं, मास की किलोग्राम की बात नहीं कर रहा। तो 50 न्यूटन, फिर 9 इसकी जगह 10 ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, क्या आया 5। तो मैं भले ही 50 किलोग्राम आ रहा है लेकिन अंदर अंदर मास कितना है, सिर्फ कितना मास है 5 किलोग्राम। तो मेरा मास कितना हो गया 5, समझ गया ना। तुझे भी तेरा निकालना है मास, तो 9.8 से डिवाइड करना है इसे। ठीक है, वेट को, वेट क्या है जो तराजू पे आती है, वेट है। मान ले मैं भाग रहा हूँ, अब कितनी स्पीड से भाग सकता हूँ मैं, ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर पर सेकंड मान लेता हूँ मैं, कैलकुलेशन इजी रहेगा। ठीक है, लैम्डा क्या वैल्यू होती है एच की, याद है? एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। एम की वैल्यू 5, 10। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख दूं, 6.626 डिवाइडेड बाय 5, 10⁻⁻34। अच्छा, यहाँ 10 की पावर 1 है ना, अगर ये ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -1 हो जाएगा ना, उसने बताया ना पावर का साइन चेंज हो जाता है ऊपर नीचे जाने से। और बेस सेम होना तो पावर जुड़ जाती है, तो 10 की पावर -34 -1 तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर -35। और 5.6.6126 को डिवाइड करेगा ना तो 1.1 समथिंग आएगा, नहीं आएगा? 5 एकम 5, 6 पे 5, एक ही पे तो घटेगा। इसको अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं, चलो 1.1 समथिंग आ गया, तो लगभग ये मेरी वेवलेंथ आ रही है। अगर मैं भागू ना, हमें पूरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, एक से अंदाजा लग जाएगा, मीटर में होगी लेंथ है ना ये एक तरह की, वेव की लेंथ होती है तो ये मीटर में नापी जाती है। तो अगर मैं 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा हूँ ना भाई, तो मेरी जो वेवलेंथ होगी ना वो लगभग 10 की पावर -35 मीटर के रेंज में होगी। तो है ना, वेवलेंथ है तो मैं वेव हूँ। अच्छा, दुनिया में सबसे छोटी चीज क्या होती है? जैसे तूने, सबसे छोटी चीज वो है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। जो न्यूक्लियस, प्रोटॉन जो होता है ना, एक प्रोटॉन का साइज होता है 10 की पावर -15 मीटर की रेंज में। यानी ये प्रोटॉन से भी करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों गुना ज्यादा छोटा हो गया। 35 है ना, जितना ये नंबर माइनस का बड़ा होता है उतना ये नंबर छोटा होता जाता है, पता है ना, एक दिन बताया था। तो -35 तो इससे अरबों खरबों गुना छोटा और है, तो प्रोटॉन से भी कोई छोटी चीज को बोलना चाहिए मुझे है। इतनी छोटी चीज तो एग्जिस्ट नहीं करती, कोई मतलब नहीं है ऐसी चीज का। तो इसीलिए हमारी जैसी बड़ी बड़ी चीजें जब भागती दौड़ती भी हैं तो वो वेव भी, लेकिन उनका जो वेव कैरेक्टर इतना स्मॉल है, इतना स्मॉल है कि हमें लगता ही नहीं कभी वेव है। लेकिन यही इलस्ट्रेशन इलेक्ट्रॉन पे कर, फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब यही बात मैं इलेक्ट्रॉन पे लगाऊं तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है याद है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बड़ी तेज चलता होगा, मान लिया 1000 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। तो इसका एक रफ निकाल के देखते हैं, अंदाजा लग जाएगा हमें कि अगर इलेक्ट्रॉन चलता है तो क्या वो वेव होता है। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34, एम की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻⁻31, और 10 की पावर 3। माइनस का नंबर है ना दोनों तरफ, तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो 34 में से 31 घट जाएगा, सिर्फ कितना बचेगा, -3 बच जाएगा। ये 10 की पावर 3 ऊपर चला गया, तो क्या हो गया, 10 की पावर -3 यहाँ बचा हुआ है, ये वाला ऊपर चला गया, ये भी हो गया 10 की पावर -3। बेस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती है, 10 की पावर -6 हो गया। और इससे जो भी आए, लेकिन इसकी रेंज देख रहा है कितनी है, 10 की पावर -6 की रेंज पे है यहाँ पर जो भी आ जाएगा। लेकिन ये हमें तो अंदाजा लगा रहे हैं बस हम, कि क्या हो रहा है ये। 10 की पावर -6 तो पता है तेरे को, एक मॉलिक्यूल का साइज इतना, मॉलिक्यूल का साइज, या बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं इस साइज के, तो हमारी सेल होती है इस साइज की, तो मतलब ये साइज इम्प्रैक्टिकल नहीं है इसकी तरह, ये होता है इस रेंज में चीजें होती हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन वेव की तरह हम देख सकते हैं, लेकिन एक इतनी बड़ी चीज को हम वेव की तरह नहीं देख सकते। अभी तो ये भी एक वेव ही है,
लेकिन इसकी वेव की जो मैग्नीट्यूड है इज वेरी 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 स्मॉल, therefore it only occurs as a particle. But for a electron it is a particle, but when moving it has a wave. इसका वेव जैसा नेचर है। तो डी ब्रॉगले ने इस वाली प्रॉब्लम को ठीक किया। ये जो बहस थी कि भाई लाइट का नेचर वेव है कि पार्टिकल है, समझ में बात आ रही है। टाइम हो गया 2:45। कब तक है तेरे पास टाइम? कुछ टाइम तो नहीं है जाने का तेरा? नहीं, तो डी ब्रॉगले ने ये प्रॉब्लम सॉल्व की कि भाई लाइट वेव है या पार्टिकल है। अब लाइट के बारे में भी ऐसे मत सोचो, लाइट भी पार्टिकल भी हो सकती है, वेव भी हो सकती है, दुनिया की हर चीज वो ऐसी है तो ये भी ऐसी हो सकती है। ठीक है, चल सही है बात, बहुत बढ़िया। फिर डी ब्रॉगले की बात के बाद एक चीज और पढ़ लेंगे, फिर हम फाइनल थ्योरी पे पहुंच जाएंगे, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स मतलब अंत है इस चैप्टर का, वो हमें अंतिम थ्योरी है वो बता देगी, तो वो जो जो बताएगी वो अप्लाई होता चलेगा फिर हर चैप्टर। तो उससे पहले की जो जो वो बातें बोलेगी ना, उसको समझने के लिए सब पता होना जरूरी है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं पिछले 2-4 दिन से। ठीक है, ठीक है। फाइनल गोल है अपना इस चैप्टर में क्वांटम क्वांटम मॉडल क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ना। नील्स बोर के मॉडल के बाद कोई नया मॉडल नहीं पड़ा, तो जो नया मॉडल अब बताएगा उसके लिए सब बातें समझ में आनी चाहिए, जो जो बताए मतलब थोड़ा थोड़ा समझ होनी चाहिए, नहीं कि सब कुछ अभी तेरे को एकदम से आ जाए, लेकिन वो बातें समझ तक आएंगी। तो उसके उसी लाइन में नेक्स्ट चीज है भाई, एक समझ लेते हैं अपन स्पेक्ट्रम, डेफिनेशन तो देख लेता हूँ। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। एक सपोज मेरे पास ना एक बॉक्स है, इस बॉक्स में ना कोई एक गैस है, कोई भी गैस मान ले, हाइड्रोजन मान ले, हीलियम मान ले, कोई भी एक गैस है, जिसके अंदर एक गैस है, और मैंने ना इसमें वाइट लाइट डाली, तो वाइट लाइट, यहाँ से वाइट लाइट आ रही है, और ना बीच में मैंने क्या किया, एक प्रिज्म रखा। प्रिज्म 7 कलर्स में ब्रेक कर देता ना लाइट को, तो 7 कलर्स में ब्रेक कर दिया इसने लाइट, ऐसे फिर वायलेट से लेके रेड तक। ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स ना चारों तरफ से काले कागज से मैंने चिपका के रखा हुआ है, इसके अंदर लाइट नहीं जा सकती, कहीं से भी नहीं जा सकती। सिर्फ यहाँ एक विंडो बना रखी है मैंने पतली सी, सिर्फ वहां से लाइट जा सकती है, तो मैंने इस लाइट को उस विंडो की तरफ डायरेक्ट कर दिया, और ये लाइट उस विंडो से गई। ठीक है, एक मिनट जरा एक बात और पहले देख ले। जैसे मान ले अगर मैं वाइट लाइट को ऐसे ही बस प्रिज्म से पास करूंगा, तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है, कल बताया था ना। एक कॉन्टिन्यूस ऐसे बन जाएगा, एक कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम बन जाएगा ब्लू से लेके रेड तक। फोन दोनों बिजी हैं, वरना मैं तेरे को वो दिखाता अभी स्पेक्ट्रम वो दिखता कैसा है। लेकिन ऐसे वायलेट से लेके रेड तक ना ऐसे लाइन होती है, यहाँ थोड़ा वायलेट होता है, फिर थोड़ा ब्लू होता है, फिर धीरे हल्का ब्लू होता है, ऐसे करते करते धीरे धीरे यहाँ रेड तक चेंज होता है, और एकदम कॉन्टिन्यूस होता है, बीच में कोई गैप नहीं होता है, इसको बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब वापस इस पर आ रहे हैं। तो मैंने ना इसके अंदर यही कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम वाली लाइट डाली, और इसके अंदर कोई गैस है, जैसे हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस, कोई नाइट्रोजन गैस, फ्लोरीन, कोई भी हो सकती है, कोई एक गैस ले रखी है ये मान ले। तो ये लाइट इसमें गई, चारों तरफ से बंद है ये, एक इधर विंडो थी उससे लाइट गई, ऐसी ना एक विंडो इधर भी है, जिससे चाहे तो लाइट वापस आ सकती है। तो यहाँ से कुछ लाइट बाहर निकली, इस लाइट को ना मैंने वापस एक स्पेक्ट्रम पे बनाया, जैसे
ये वाली लाइट को मैंने एक फोटोग्राफिक प्लेट पे बनाया था, तो मुझे ये वायलेट से लेके रेड तक दिखी थी। इस वाली लाइट को मैंने एक फोटोग्राफिक प्लेट वो चीज मान ली जैसे सेंसर है जिसपे जो सारी लाइट को डिटेक्ट कर सकता है। पहले के टाइम पे फोटो, अभी तो हम डिजिटल कैमरा यूज करते हैं ना, लेकिन पहले के टाइम पे जो फोटोज होती थी वो रील वाले कैमरे से यूज होती थी। पता तेरे को कैमरे के बारे में? कौन से कैमरा? उसमें रील डला करती थी। हम्म। सुना है कभी उस कैमरे ब्लैक को? वाले। हैं? ब्लैक। ब्लैक वाली रील डलती थी। तो वो एनालॉग सेंसर होते थे। वो रील के ऊपर ऐसा केमिकल लगा होता था जिसके ऊपर जब लाइट पड़ती थी ना, तो उस केमिकल में केमिकल रिएक्शंस होती थी जिससे पैटर्न बनते थे उस पे। फिर उस पैटर्न से हम केमिकल रिएक्शन के थ्रू एक कागज के ऊपर उसको प्रिंट करते थे। पहले छोटी प्रिंट होती थी और फिर उसको एनलार्ज करते थे, बड़ा करते थे। तो ऐसी एक मटेरियल होता है, उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक प्लेट, जिसके ऊपर तू लाइट डालेगा ना तो उसका स्पेक्ट्रम बन जाएगा। जो जो लाइट है उसमें सब आ जाएगी। तो ऐसे ही मैंने इसका एक स्पेक्ट्रम यहाँ भी बनाया। तो बिल्कुल ऐसा ही आना चाहिए ना, वायलेट से लेके रेड तक। आया भी बिल्कुल ऐसा ही आया भी। बस एक चीज अलग थी, बीच बीच में ना कहीं कहीं काले रंग की लाइनें थी। कहीं काले रंग की लाइनें, ब्लैक लाइंस। तो पूरा ये कॉन्टिन्यूस नहीं था, ब्लैक लाइंस थी। क्या एक्सप्लेनेशन हो सकती है इसकी? किसने बोला कि भाई एक हो सकता है कि जब ये लाइट इसमें गई है तो जो यहाँ गैस है, उस गैस के एटम ने ना कोई वो वाली लाइट है ना एब्जॉर्ब कर ली है, तो वहाँ की लाइट गायब हो गई है। इसलिए यहाँ वहाँ लाइट नहीं आई, इसलिए वहाँ काली लाइन है। काली लाइन का मतलब वहाँ कोई लाइट नहीं है ना, कल बताया था, काला मतलब वहां से कोई लाइट नहीं आ रही। तो यानी इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली इस समय, और एब्जॉर्ब होने के बाद बची हुई लाइट का ये स्पेक्ट्रम है। इस स्पेक्ट्रम का नाम है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, नाम समझ में आया ना? नाम का रीजन क्या है? क्योंकि लाइट के एब्जॉर्प्शन के बाद कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम आ रहा था, उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हुआ, बची हुई लाइट का स्पेक्ट्रम बना। इसका नाम रखा हमने एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये जो सैंपल है ना, सैंपल मतलब जो इसके अंदर लाइट है, इसने लाइट एब्जॉर्ब कर ली है, तो ये ना एक्साइटेड हो गई है। एक्साइटेड मतलब ये हाई एनर्जी वाली गैस हो गई है। अब हम इस डब्बे को ना यहाँ से उठा के एक अलग जगह लेके गए, यहाँ रखा हमने इस डब्बे को। ऐसे कोई लाइट वाइट नहीं डाल ले, दूसरा वाला विंडो बंद ही कर दिया है, यही वाला विंडो चालू है बस। और अब कहीं से कोई लाइट नहीं आ रही, तो इसके जो एटम ने जो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली थी, ये वापस वो एनर्जी को छोड़ने लगे, और ये एनर्जी का वापस मैंने एक स्पेक्ट्रम बनाया। तो इस बार क्या हुआ, इस बार पूरा काला है ये, पूरा काला है ये, ब्लैक है ये। जहां जहां की लाइट यहाँ से गायब हुई थी ना, वहां वहां पर वापस लाइट आ गई। मतलब है ये पूरी ब्लैक काली, बस इसमें वहां वहां लाइटें हैं जहां पिछली बार लाइन आ गई थी। तो ऐसा लगता है जो जो लाइट इसने एब्जॉर्ब इस समय एब्जॉर्ब कर ली थी, वो वापस क्या करती, एमिट कर छोड़ दी। इस वाले को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम। इसका एक और नाम है, इसको लाइन स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ठीक है, ये अंतिम चीज है जो हमें पढ़नी थी। अब हम सीधा क्वांटम की बातें कर सकते हैं। ठीक है, एक मैं इसको एंड कर रहा हूँ इसका, बस अब इनकी डेफिनेशंस वगैरह लिख के। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या होता है? इट इज स्पेक्ट्रम ऑफ रेसिड्यूअल लाइट आफ्टर एब्जॉर्प्शन और एमिशन। एमिशन से ये वाला बनता है, एब्जॉर्प्शन से एमिशन ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट is called atomic spectrum। अब इसकी ना एक खासियत है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट खासियत है। वो खासियत ये है, जैसे अगर तूने हाइड्रोजन गैस लगाई ना इसमें, तो ये जो लाइनें आती हैं,
ये एक खास जगह पे आती है, हमेशा वहीं आएंगी हाइड्रोजन गैस है। हीलियम गैस है तो हमेशा अलग आएंगी, अलग जगह आएंगी और हमेशा वैसी आएंगी। जैसे हर आदमी का फिंगरप्रिंट अलग होता है ना, ऐसे हर गैस का एब्जॉर्प्शन एमिशन स्पेक्ट्रम भी अलग होता है। तो ये तरीका ना ये चेक करने के लिए बहुत यूज होता है कि वो जो लाइट आ रही है वो कौन सी गैस से निकल के आ रही है। अब जैसे सूरज किस चीज से बना हुआ है हमें पता है, तो हम सूरज पे गए थोड़ा ना है, कैसे पता हमें फिर किस चीज से बना है? तो सूरज से आने वाली लाइट का ना हमने स्पेक्ट्रम बनाया और देखा कि वो जो स्पेक्ट्रम है वो कौन कौन से एलिमेंट छोड़ सकते हैं। उससे हमें पता लगा कि भाई सूरज 90% 99% किस चीज से बना हुआ है, हाइड्रोजन से बना हुआ है। 1% में 1% 2% में बाकी और भी चीजें, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन हिंदी 90% 97 98% वो हाइड्रोजन है। किससे पता लगा? इसी स्पेक्ट्रम की टेक्निक से पता लगा। लाइट का बस स्पेक्ट्रम बना लिया हमने। और कोई भी स्टार, कोई भी प्लेनेट किस चीज से बना हुआ है, वहाँ क्या है, तो उससे आने वाली लाइट को हम कलेक्ट करते हैं सैटेलाइट से या किसी भी चीज से, और उस लाइट का स्पेक्ट्रम फाइंड करते हैं, उससे पता लगता है वहां पर क्या चीज। तो ये बहुत जबरदस्त तकनीक भी है। इसको तू उससे एक्सप्लेन कर सकता है बोर के मॉडल से। बोर ने बोला था ना भाई कि इलेक्ट्रॉन को अगर सूटेबल एनर्जी मिलती है तो वो एक एनर्जी शेल से दूसरे स्टेबल एनर्जी शेल में जा सकता है, एक सर्टेन लेवल से दूसरे सर्टेन लेवल में जा सकता है। तो हो सकता है यहाँ पर जो लाइट आ रही थी, उन्होंने किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को किसी स्टेबल शेल में सर्टेन एनर्जी लेवल में पहुंचा दिया, इसीलिए वही एब्जॉर्ब की। सारी क्यों नहीं एब्जॉर्ब की? क्योंकि सारी चाहिए नहीं होती इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को सिर्फ वही एनर्जी चाहिए होती है जो एक सर्टन सर्टन लेवल एनर्जी और सर्टन लेवल से लेके दूसरे सर्टन लेवल में पहुंचा दो उसको। ठीक है। और जब एनर्जी नहीं मिलती तो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ग्राउंड स्टेट यानी जो इनिशियल नॉर्मल होती है उसकी वहां आने की कोशिश करता है, इसलिए वो एनर्जी छोड़ता है, इसलिए यार स्पेक्ट्रम बना। एक चीज होती है उसको बोलते हैं वेव नंबर। वेव नंबर का सिंबल होता है ये, और ये होता है 1/λ। ठीक है। मतलब इसका ये मतलब होता है कितनी एक वेव होती है ना, एक अप एक डाउन, तो 1 मीटर में कितनी वेव है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 मीटर। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है इस स्पेक्ट्रम सीरीज में, रेडबर्ग कांस्टेंट 1/n इनिशियल माइनस n फाइनल, सॉरी n फाइनल माइनस n इनिशियल। कौन से शेल से आ रही है वो इनिशियल, किस शेल में आ रही है वो फाइनल। नील्स बोर ने बोला था ना n1 n2 n3, तो उनकी वैल्यू रखो। जिस जैसे मान ले तीसरे शेल से इलेक्ट्रॉन पहले में आ रहा है तो इनिशियली क्या हो गया, तीसरा। फाइनली क्या हो गया, पहला। और इसकी एक वैल्यू होती है, रेडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू है 1010967 पर मीटर। तो इससे हम वेव नंबर निकाल लेते हैं, कोई भी ये देख के लाइन। इसका कैसे एप्लीकेशन करते हैं करेंगे किसी क्लास, अभी मैं बताता रहूंगा, लंबा होता जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला है, इनकी अलग से डेफिनेशन मैंने इसी में ऐसे लिख दिया कि ये कवर होता है। ठीक है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का मतलब है दी एब्स, बोल देता हूँ मैं, इसमें रहेगा ना, रिकॉर्ड हो जाएगा, कम से कम बोल देता हूँ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन हो जाएगी कि द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑन अ फोटोग्राफिक प्लेट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। Spectrum of emitted light from an excited sample। excited sample मतलब गैस है, कोई भी गैस का सैंपल है। तो it is a spectrum on a photographic plate due to excited sample of gas is called emission spectrum or line spectrum। ठीक है। 3 बज गए, इसको यहाँ पर क्लोज करते हैं। कल हम क्वांटम वाला जो है वो वाला स्टार्ट करें। बंद कर दो। हाँ बंद।